हेलो, मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकाले के मिनट्स के बारे में, जो कि आया था कब 1835 में। और भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में यह बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इसने पूरी हमारी एजुकेशन पद्धति को बदल दिया। तो सबसे पहले ये जानिए कि मैकाले मिनट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसको किसने पेश किया था? पेश किया था लॉर्ड मैकाले ने। ये तो नाम से ही जाहिर है। और इसे पेश किया गया था 2 फरवरी 1835 को। पहली चीज़ आप ये जानेंगे कि मैकाले मिनट्स कब पेश किया गया, तो 2 फरवरी 1835 को। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, इनका नाम था विलियम बेंटिक। उन्होंने इसे 7 मार्च 1835 को एक रिजोल्यूशन के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया। यानी यहाँ से शुरू होती है भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको सावधान करना चाहूँगा, और सावधानी ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि 1835 से पहले कोई हिंदुस्तान में ABCD जानता ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि इसके विपरीत ये कि केरला में जैसे 1815 में, और स्वयं बंगाल कलकत्ता में 1817 में ऐसे संस्थान स्थापित हुए थे जहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन सरकार के द्वारा, सरकार के लेवल पे इसको एक एजुकेशन पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट करने की जो बात आती है, वो आती है 1835 में। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन का जो फादर है वह लॉर्ड मैकाले है, या जो मॉडर्न एजुकेशन शुरू होती है उसका फादर कौन है? लॉर्ड मैकाले है। और इस मिनट्स में मैकाले मिनट्स में 2 बातें सामने आई, जिसको 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि पाठ्यक्रम ये तय हुआ कि क्या होगा, यह पश्चिमी ज्ञान होगा, वेस्टर्न नॉलेज। और दूसरा था माध्यम, यानी पढ़ाने का माध्यम क्या होगा, तो इसे तय किया गया कि यह होगी अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ये 2 पॉइंट इसके सबसे बड़े पॉइंट थे। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पे, यानी कि पाठ्यक्रम और माध्यम को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ था। और यह विवाद था 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, उससे इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपया तय किया गया भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए। और इस 1 लाख रुपए के बारे में, इसके उपयोग के बारे में 3 मोटी बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि जो साहित्य है, भारतीय साहित्य का पुनरुद्धार, पहली चीज, और उसका प्रसार। दूसरा, जो विद्वान मूल निवासी हैं, लर्नेड नेटिव्स इंडियन, जो भारतीय विद्वान हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको इनकरेजमेंट दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और तीसरा ये कि जो ब्रिटिश प्रजा है, यानी जो मूल रूप से अंग्रेज हैं, क्योंकि कुछ अंग्रेज यहाँ भी थे, उनको कहा गया कि इनके बीच विज्ञान के प्रसार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ध्यान से देखिए कि यह भारतीयों के लिए है, जिसमें साहित्य के पुनरुद्धार और प्रमोशन की बात है। दूसरा, विद्वान मूल निवासी जो भारतीय हैं, उनको इनकरेज करने की बात है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके लिए कहा गया कि विज्ञान की शिक्षा उनको दी जाएगी। लेकिन जैसे ही यह एक्ट आया, भारत में एक विवाद शुरू हुआ।
और इस विवाद में भारतीय भी शामिल थे। जैसे आप जानते हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने इस प्रावधान का बहुत विरोध किया, क्योंकि जिस साहित्य के रिवाइवल और प्रमोशन की बात हो रही थी वह साहित्य क्या था? संस्कृत साहित्य था, पुराना अरेबिक साहित्य था। और राजा राम मोहन राय इस बात पे इन्होंने इसका विरोध किया कि क्या अंग्रेज चाहते हैं कि भारत अंधकार में डूबा रहे? भारत और भारतीयों को जरूरत है मॉडर्न एजुकेशन की, मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न डेमोक्रेटिक नॉलेज की, लोकतांत्रिक विचारों की और विज्ञान की जरूरत है। और आप हमें वही पढ़ा रहे हो जो हम लंबे समय से पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने एक विरोध आंदोलन शुरू किया और इन्होंने एक कॉलेज भी स्थापित किया 1817 में कलकत्ता में, जिसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान पढ़ाए जाते थे भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ में। तो ये विवाद 1813 से चलता रहा और कमोबेश यह बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते 1824 में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, जनता को किस रूप में पढ़ाया जाए, इस समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और यहाँ से एक विवाद का जन्म होता है, या उल्टा कहिए तो जो विवाद शुरू हुआ था 1813 में और जिसको हम बोलते हैं एंग्लिस्टिक क्लासिकल कंट्रोवर्सी। एंग्लिस्टिक यानी जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, और क्लासिकल यानी जो चाहते थे कि जो परंपरागत पूर्वी यानी भारतीय साहित्य और दर्शन जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ाया जाता रहे। और इस विवाद के 4 पॉइंट हैं जिसको हम देखेंगे। पहला तो था कि जो करिकुलम है, यानी जो पाठ्यक्रम है वह क्या होगा। दूसरा, जो पढ़ाने का मीडियम है, यानी पढ़ाई का माध्यम क्या होगा। तीसरी चीज मेथड, यानी पद्धति क्या होगी, किसको पढ़ाया जाए। और चौथा था एजेंसी, यानी किसके थ्रू, किस एजेंसी के थ्रू ये कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। अब विवाद में 2 पक्ष हो गए, एक जो क्लासिकल था और जिसको लीड कर रहे थे प्रिंसेप, ये क्या थे, ये क्लासिकल वाले थे, यानी ये मान रहे थे कि जो पहले पढ़ाया जा रहा है संस्कृत और अरब साहित्य अरबी, उसको वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा जो वर्ग था वह था ट्रेवेलियन, और ये क्या थे, एंग्लिसिस्ट थे। यानी इन्होंने क्या कहा कि नहीं, वह नहीं, जो आधुनिक ज्ञान है उसको पढ़ाया जाना चाहिए और किस माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। शुरुआत में अंग्रेजों ने एक ढुलमुल नीति अपनाई, और ये कमेटी कब बनी थी आपको याद है, 1824 में। तो एक ढुलमुल नीति अपनाई, उन्होंने लगभग ये अप्रोच रखा कि चलो फैसला हो नहीं पा रहा था, इन्होंने कहा कि चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि वो यहाँ व्यापार करने आए थे, इसकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव नहीं था। लेकिन फिर इस पूरे विवाद में 2 लोगों की एंट्री होती है। एक हैं ईसाई मशीनरी जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी, और दूसरा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन दोनों का ये था कि भारत में जो भावी एजुकेशन हो वह वेस्टर्न हो और उसका जो माध्यम हो वह क्या हो? इंग्लिश हो। ये विवाद चल रहा था, लेकिन इसका फैसला हुआ कब? आप देखिए 24 में कमेटी बनी थी और फैसला हुआ 1835 में। और इसमें भी जून 1834 में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें लॉ मेंबर के रूप में, किस रूप में? लॉ मेंबर के रूप में कौन आता है? लॉर्ड मैकाले आता है, जो क्या करता है? 2 फरवरी 1835 को अपना मिनट्स पेश करता है। उस मिनट्स में क्या हुआ? उस मिनट्स में ये हुआ, ये जो विवाद था उसी संदर्भ में हम उसको समझते हैं। पहली बात तो ये कि जो करिकुलम है, इसने कहा कि यह क्या होगा? वेस्टर्न होगा, यानी पश्चिमी ज्ञान। माध्यम क्या होगा? वह होगा अंग्रेजी। पहले जो क्लासिकल थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, इंडियन जो नॉलेज है, अरबिक नॉलेज है, उसको पढ़ाया जाए। पहले क्या कहा जा रहा था? संस्कृत और अरबी। इसमें क्या तय हुआ? अंग्रेजी। मेथड को ध्यान दीजिए, जिसको कहते हैं डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी, जिसको कहते हैं हिंदी में अधोमुखी निस्पंदन। मिनट्स में मैकाले ने इस बात को स्वीकार किया कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें पूरे ये जो पूरा भारत है इसकी पूरी पॉपुलेशन को हम शिक्षा नहीं दे सकते। 1 लाख रुपए में आप 30 करोड़ की आबादी को नहीं पढ़ा सकते थे। तो इसने कहा कि नहीं, हम क्या पढ़ाएंगे? हम क्या करेंगे? हम अपर क्लास को शिक्षित करेंगे, जो ऊंचा तबका है उसको शिक्षित करेंगे। और जब यह शिक्षित हो जाएगा तो धीरे धीरे जो लोअर क्लास है या जो मॉसेज हैं, जो जनता है, आम जनता है, उसको ये शिक्षित करेंगे। यानी ज्ञान पहले ऊपर आएगा और अधो मतलब नीचे, मुख मतलब चेहरा। तो पहले ज्ञान ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा। इसी थियरी को कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी या पॉलिसी, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। और एजेंसी को लेकर के जो विवाद था उसमें 3 ऑप्शन थे। एक तो ये कि ईसाई मशीनरी इसको चलाएं, दूसरा ये कि इंडियन ही इसको चलाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और तीसरा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद, यानी सरकार खुद ही कंपनी इसको खुद चलाए। तो ये फैसला कंपनी के पक्ष में हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस जो फंड है, वह जो एलोकेटेड फंड है 1 लाख रुपया, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सरकार अपने हिसाब से संचालित करेगी। ये तय हुआ। अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये जो निर्णय हुए उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था, जो तर्क था मैकाले का, वह तर्क क्या था? तो आइए देखते हैं हम उस तर्क को। मैकाले के पूरे तर्क को आप एक शब्द में कहना चाहें तो वह कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना थी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर। किसको लेकर के? इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश कल्चर को लेकर के, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, और पूरब की तुलना में जो पश्चिम का ज्ञान है उसको लेकर के। तो उसने ये कहा पहली चीज कि पढ़ाई किस में होनी चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए इंग्लिश में। और इंग्लिश में क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति इंग्लिश समझ जाता है तो मैकाले के अनुसार जो दुनिया भर के ज्ञान हैं वहाँ तक उसकी पहुँच
हो जाती है। कहने का मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति संस्कृत जानता है तो यूनान में क्या लिखा गया वह प्लेटो को नहीं पढ़ सकता, वह ब्रिटेन में क्या हो रहा है उसको नहीं पढ़ सकता। लेकिन यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो मैकाले का तर्क ये था कि इंग्लिश जो है आपको कहाँ ले जाती है, विश्व ज्ञान की तरफ ले जाती है। दूसरी उन्होंने ये कहा कि जो जनता है, जो भारत के लोग हैं, नेटिव्स यानी जो मूल निवासी हैं, वे भी क्या चाहते हैं, वे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। ये तर्क मैकाले ने कहाँ से निकाला, वो 34 में गया, 35 में तर्क उसने कैसे निकाल लिया। उसके पीछे एक्चुअली राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का जो आंदोलन था वह आम जनता से तो मिलने जाता नहीं होगा, गया नहीं होगा। तो उसने उस आंदोलन से निष्कर्ष निकाला कि यहाँ के जो नेटिव हैं, मूल निवासी हैं, वे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। दूसरी जो उसने बात कही और जिससे उसका कॉम्प्लेक्स और ये बड़ा फेमस है, उसने कहा कि वह यहाँ के जो अरबिक नॉलेज रखने वाले, संस्कृत के नॉलेज रखने वाले, जिनको भारत में विद्वान माना जाता है संस्कृत लिटरेचर या अरबिक लिटरेचर का, उनसे वह मिला। लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात से वह इनकार नहीं कर सकता। उसने जो शब्द इस्तेमाल किया था, सिंगल सेल्फ, कहाँ, यूरोपियन लाइब्रेरी की, यानी किसी अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक जो बुक सेल्फ है ना, वह भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य और ज्ञान के बराबर है। सोचिए वह कितना हे समझता था, कितना नकारात्मकता थी उसको भारत और अरबिक ज्ञान के प्रति। वह कहता है कि यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सेल्फ संपूर्ण भारत, इंडिया प्लस अरेबिया, इन दोनों के ज्ञान के बराबर है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें जो भारतीय और अरेबिक लिटरेचर है उसके स्थान पे वेस्टर्न सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ उसने ये कहा कि जो भारतीय साहित्य है और जिसकी प्रशंसा की जा रही है वह क्या है, मूलतः काल्पनिक है, और कविताओं के क्षेत्र में यदि आप इस काल्पनिकता का प्रशंसा करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कविताओं के क्षेत्र में ये कुछ बेहतर हैं। लेकिन जब बात आती है तथ्य की, तथ्य आधारित चिंतन की, तथ्य आधारित इतिहास की, तो वहाँ पे भारतीय जो लिटरेचर है वह कहीं भी ठहरता नहीं है। वहाँ जो वेस्टर्न नॉलेज है वह एक प्रकार से अथाह है, उसको मापा नहीं जा सकता। तो इस काल्पनिकता से लोगों को वास्तविकता की तरफ ले जाने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है कि हम उन्हें वेस्टर्न नॉलेज दें और अंग्रेजी माध्यम से दें। चौथी चीज़ उसने ये भी कहा कि भारत में कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि संस्कृत या जो अरबिक लैंग्वेज है उनका कोई मोनोपोली है धर्म के क्षेत्र में या लैंग्वेज ऑफ लॉ के क्षेत्र में। न तो वे पूरी तरह भारत में संस्कृत कानून की भाषा है, न धर्म की भाषा है, उसी तरीके से न अरबिक कानून की भाषा है और न धर्म की भाषा है। तो बेहतर ये होगा कि ये जो आधे अधूरे लोग कहीं संस्कृत और कहीं अरबिक में चल रहे हैं उनको हटाया जाए और उसके स्थान पे क्या लाया जाए, उसके स्थान पे लाया जाए अंग्रेजी को। एक और जो बात उसने मैकाले ने कही, उसने कहा कि हम इस पद्धति के द्वारा अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर, यानी ऐसे भारतीयों का एक वर्ग बना सकते हैं जो अंग्रेजी जानता हो और जो किस रूप में काम करेगा, इंटरप्रेटर के रूप में काम करेगा। किसके बीच, सरकार और आम जनता के बीच। और ये इंटरप्रेटर कौन होंगे, वह बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है, बड़ा फेमस भी है कि वे ऐसे लोग होंगे जो कलर से और ब्लड से, ब्लड एंड कलर, वे कलर यानी रंग और खून से तो भारतीय होंगे लेकिन उनकी सोच जो होगी
उनका जो ज्ञान होगा, जो तरीका होगा, जो विश्वास होगा, वह कैसा होगा? वह अंग्रेज़ों वाला होगा, वेस्टर्न होगा, और ये लोग हमारी सहायता करेंगे। और अंतिम बात ये कि मैकाले ये समझता था और वो कहता है कि ये जो साम्राज्य है ना, ये टूट जाएंगे, ये अस्थायी हैं, हमारी भुजाएं कमज़ोर हो जाएंगी, हमारी विक्ट्री रिवर्स हो सकती है, आज हम जीते कल हार सकते हैं, लेकिन एक साम्राज्य ऐसा है जो एक बार स्थापित हो गया तो कभी समाप्त नहीं होता। वह साम्राज्य क्या है? वह साम्राज्य है हमारी आर्ट्स का, हमारी कला का, हमारे साहित्य का, हमारी फिलॉसफी का, हमारे साइंस का। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए और एक प्रकार से एक परपीचुअल एम्पायर की स्थापना भारत में करनी चाहिए। तो ये था मैकाले मिनट्स। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।